हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो है सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जिसमें मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन और जो काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होंगे, मतलब मैंने जो पैटर्न नोटिस किया एग्जाम्स में कि ये क्वेश्चन के पैटर्न वापस रिपीट हो रहे हैं या ये जो क्वेश्चन से वापस से यही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं हाई मार्क में, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये एक मिक्स क्वेश्चन पेपर है, कोई चैप्टर वाइज नहीं है। इसमें सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इसमें हम अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा नया केस बेस्ड इंट्रोड्यूस हुआ है उसका भी मैंने एक 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन लिया, उसको भी यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो आप पक्का अपने स्कोर में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक पहला वीडियो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ऐसे ही और आते रहेंगे। ये 30 मार्क्स का पेपर है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो पेपर का होगा वो, और साथ में जो प्रेजेंटेशन होगी जिसमें पूरा सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, ये भी आपको साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे पुराने वीडियोस, यानी जो भी रिसेंटली वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, जो हमारे चैप्टर्स के, हम हर चैप्टर के डिटेल्ड है कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी फॉलो करिए ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, और अगर आपकी कोई और वीडियो की फरमाइशें हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्विमिंग पूल। द डायग्राम shows the 2D design of a swimming pool which contains a rectangular swimming pool with 2 cylindrical chairs of the same dimension for people to sit and relax outside the swimming pool. Dimensions are given in the drawing, so consider it and help the architecture to construct it. पूल की लेंथ एल दी है, ब्रेथ बी दिया है, डेप्थ डी दी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर दिया है और हाइट ऑफ चेयर इज एच। ठीक है, तो हमें बेसिकली केस बेस में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए जो जनरल लाइफ में यूज़ होता है। मान के चलो जनरल लाइफ में हमको एक स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट करना है या एक आर्किटेक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर क्या करा, पहले उसने एक 2D टॉप व्यू बनाया अपने स्विमिंग पूल का, और बेसिकली 3D होगा स्विमिंग पूल। एक हम जो भी फिगर मान के चलेंगे वो तो एक 3D फिगर होगा। मतलब स्विमिंग पूल है तो एक क्यूबॉइडल शेप का स्विमिंग पूल होता है जिसका ऊपर का सरफेस नहीं होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल चेस्ट मतलब एक सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी हॉलो सिलेंडर नहीं होगा, जो हमेशा सिलेंडर सॉलिड ही होता है। जब भी आप ऐसे सिलेंड्रिकल चेयर देखोगे जो जनरली कहीं पे रखे होते हैं वो आप सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, तो हमको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये बस ये एक फॉर्मेशन कराया जाता है क्वेश्चन का, कोई इसमें टफ नहीं होता। अब आइए आके हम आगे इसके MCQs देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला उस क्वेश्चन का पहला MCQ जो हमको पूछा है, हमको लेंथ दे दी है 50 मीटर, ब्रेथ दे दिया 25 मीटर, डेप्थ दे दिया 3 मीटर। तो हमें स्विमिंग पूल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसने हमसे पूछा है कि स्विमिंग पूल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो धीरे इसी के लिंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अपने देखो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखो, अपने को क्या पता है, अपने को पता है स्विमिंग पूल क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर है, 3D में क्यूबॉइड होगा, डेप्थ दिया यानी 3D है, पक्की बात है। अपने को 3D स्विमिंग पूल ही कंसीडर करना है, सिर्फ टॉप व्यू का एरिया नहीं निकालना है। ठीक है, बहुत लोग गलती करते हैं कि हमको स्विमिंग पूल का और रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, वो नहीं करना है। हमें क्यूबॉइडल स्विमिंग पूल लेना है जिसका ऊपर का सरफेस नहीं है। ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, TSA जो होता है हमारा क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, एक क्यूबॉइड का। तो स्विमिंग पूल तो बेसिकली क्यूबॉइड ही शेप है, 5 साइड्स होते हैं, एक साइड नहीं होता है। तो पहले क्या करते हैं, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं ओवरऑल। तो 2 इंटू लेंथ कितना दिया, 50 इंटू 25 प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 25 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 3 प्लस हाइट कितना दिया हुआ है, 3 और लेंथ दिया है 50। तो ये देखो क्या दिया हुआ है, ये क्या आएगा, 2 इंटू 25 फाइव कितना होता है 125, 1250 प्लस 75 प्लस 150। ठीक है, अब आइए इसका सम करते हैं तो क्या आएगा, देखो सम कर लेते एक बार यहाँ पे साइड में, 1250 150 और 75। प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन फास्ट होगी। 5 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा, 2 3 4 हो गया ये, और ये 1 जो हो जाएगा 21475। अब मल्टीप्लाई कर लेते जल्दी से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15, 2 4 ज़ा 8 9 और ये 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2950 मीटर का स्क्वायर। अच्छा, हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 295, हाँ दिया हुआ है, चलो टिक कर देते हैं।
नहीं करना है ऐसा, ये गलती नहीं करनी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, तो फॉर्मूला पता है आपको, आप लगा दोगे। ऑप्शन दिए हैं देखो, वो जानबूझ के आपको ये भी ऑप्शन देगा, आपको समझ लो 2950 मीटर स्क्वायर, ताकि आप लोगों को लगे नहीं मेरा आंसर आ गया। बहुत लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, क्या होता है स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, ठीक है, मतलब उनको स्ट्रेस बहुत रहता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे बोले तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, बोले भाई उसने क्या बच्चा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, तो उनके दिमाग में आता है टोटल सरफेस एरिया, स्विमिंग पूल होता है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया नहीं आया 2950, लाओ टिक कर देते हैं, कर देंगे। वो लोग ये नहीं सोचेंगे क्यूबॉइड के सिर्फ 5 फेस होते हैं, ऊपर का फेस कभी काउंट ही नहीं होता है ना, ऊपर का फेस तो काउंट ही नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ऊपर का तो एक रेक्टेंगुलर फेस ही हम माइनस कर रहे हैं ना, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बच्चे 2950 टिक कर देंगे, आंसर गलत, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब देखो 2950 आया, फाइनल आंसर अभी भी नहीं निकला, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 1250, ये हमको क्या देगा, ये हमको दे देगा 1700 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये टिक करेंगे 1700 मीटर स्क्वायर। तब आर्किटेक्चर ने क्या किया, आर्किटेक्चर ने स्विमिंग पूल का टीएसए निकाला कि भाई हमारा जो स्विमिंग पूल है जो 5 फेसिस का होता है स्विमिंग पूल, बॉटम फेस होते हैं और कॉर्नर के चारों फेसिस होते हैं, ठीक है। जब आपने स्विमिंग पूल देखा होगा तो ठीक है, और मतलब 5 फेसिस होते हैं पूल के, और ऊपर वाला फेस मतलब कुछ नहीं होता है, ऊपर कोई फेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 1700 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा स्विमिंग पूल का एरिया। अब देखो आगे क्या पूछा है एमसीक्यू में, उसने बोला कि हाउ मेनी टाइल्स, मतलब क्या, आप देखो स्विमिंग पूल तो उसने एरिया निकाला, उसने एरिया क्यों निकाला, उसका कुछ ना कुछ जनरल यूज़ होगा, एरिया ऐसा तो निकालेंगे नहीं, तो उसको क्या करना है, टाइल्स फिट करनी है 50 इंटू 50 सेंटीमीटर्स की, उसको 50 इंटू 50 सेंटीमीटर्स की टाइलें फिट करनी है स्विमिंग पूल के अंदर, ताकि स्विमिंग पूल का कंप्लीट एरिया का। और देखो स्विमिंग पूल में जब टाइल्स लगती हैं तो सिर्फ नीचे नहीं लगती हैं, ऑल 5 साइड्स लगती हैं, हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसने लिखा है कंप्लीट एरिया, मतलब 5 साइड लगती है, यानी पूरे स्विमिंग पूल में लगेंगी। तो 5 साइड का जो हमने एरिया निकाला वो क्या था, 1700 मीटर स्क्वायर निकाला था हमने। अब हमसे पूछ रहा है कितना क्या आएगा। देखो अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन में किसी बंदे ने जल्दबाजी में 2950 सॉल्व कर दिया होगा तो उसका ये आंसर भी गलत हो गया अपने आप, ये भी वो निकालेगा तो गलत ही आएगा ना, क्योंकि तो देखो क्या होगा, ये 1700 हो गया। अब इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 100, मीटर स्क्वायर है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50, तो ये क्या हुआ 15 इंटू 200, 15 इंटू 200। अब क्या हो गया, ये देखो 1700 इंटू 4, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 और 6, कितना है हमारा 6800 टाइल्स, मतलब 6800 टाइल्स हमारा आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने लास्ट में 2950 निकाला होता तो आप अभी 2950 इंटू 4 करते, डायरेक्ट आंसर 9000 आता, गलत हो जाता, गलत हो जाता। तो बहुत ध्यान से करना है। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा लिंक्ड रहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में वो प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो चलिए थर्ड वाला एमसीक्यू देखते हैं, 1 1 मार के 2 हो गए। अब ये क्या, देखो ये एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज 50 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स यूज टू मेक द स्विमिंग पूल, मतलब एक टाइल, अगर वो एक टाइल 50 इंटू 50 की लगा रहा है उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ उसकी प्राइसिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है और उसके प्रीवियस से लिंक्ड है। तो टोटल टाइल्स कितने थे हमारे, टोटल टाइल्स हमने निकाले थे 6800। अब इसको क्या 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी अमाउंट दिया हुआ है, तो ये 0, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 हो गया, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30 और ये आ जाएगा 34, 3,40,000 रुपीज़ आ गया हमारा, 340K हो गया, तो 3,40,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या एक सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा, आर्किटेक्चर को टाइल्स लगानी थी तो उसने सरफेस एरिया निकाल लिया, उसका अमाउंट पता था, उसको कितना एक्सपेंडिचर आएगा स्विमिंग पूल का टाइल्स बनाने में और स्विमिंग पूल को कंस्ट्रक्ट करने में, उसका 3,40,000 का एक्सपेंस आएगा, ये हमको मिल गया यहाँ से। अब एक आगे देखते हैं, अभी चेयर्स भी तो बची हैं ना हमारी। तो देखो अब इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट मीटर स्क्वायर यूनिट्स ऑफ प्लास्टिक शीट is required to completely cover the chair including top and bottom is approximately equal to, given the height of chair is 1 meter and radius is 2 meter। अच्छा हाइट की, चेयर की हाइट 1 मीटर दे दी है और रेडियस 2 मीटर है। सिलेंडर का एरिया हमें पता होता है क्या, सिलेंडर का एरिया होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच,
सिलेंडर का एरिया 2πRH, और दोनों ऊपर नीचे टॉप एंड बॉटम में इंक्लूड करना है, तो ऊपर का सर्कल नीचे का भी सर्कल πr², तो क्या होगा देखो 2πRH प्लस 2πr², ये हमारा आएगा टोटल एरिया रिक्वायर्ड। अपने को क्या करना है, पूरे एरिया में कवर करना है, तो 2πRH यानी सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस एरिया, ये है कर्व सरफेस एरिया, और ये है ऊपर और नीचे। तो हमने क्या देखा, एरिया हमारा 2πRH प्लस πr²। अब देखो सिंपल सी बात है, हम कभी स्विमिंग पूल एक रियल लाइफ में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो चेयर्स होते हैं, तो चेयर्स में भी हम कुछ ना कुछ प्लास्टिक से कवर या कोई किसी भी शीट से कवर करते हैं। तो प्लास्टिक शीट पूछा है, तो उसने क्या पूछा है, कितना मीटर स्क्वायर यूनिट लगेगा, मीटर स्क्वायर यूनिट्स कितना लगेगा, ठीक है। तो हमें मीटर स्क्वायर में एरिया निकालना है। तो देखो बहुत लोग बोलते हैं स्क्वायर यूनिट्स क्यों नहीं लिख रहे हो भैया, देखो स्क्वायर यूनिट्स इसलिए नहीं क्योंकि हमें यूनिट्स में नहीं दिया है, हमें यूनिट क्या मीटर दे के रखा है, तो हम सिर्फ मीटर स्क्वायर में निकालेंगे ना, हमको जो यूनिट दिया हम उसी में निकालेंगे। अब देखो 2πRH, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू, अपने को अप्रॉक्सीमेट निकालना है, ये नहीं कि एग्जैक्ट निकालना है, अप्रॉक्सीमेट निकाला है। तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस क्या दिया हुआ है 2 मीटर, हाइट क्या दिया हुआ है 1 मीटर, प्लस 2 इंटू पाई फिर से आ गया अपना, यानी 22/7 इंटू r² यानी 4। तो ये देखो ये हमारा क्या है, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.78 मीटर स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 38 मीटर स्क्वायर। अब यार देखो बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, 32 मीटर स्क्वायर टिक करके आएंगे। मैंने 32 मीटर स्क्वायर इसलिए टिक किया हुआ है क्योंकि वो जनरली क्या क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, अगर आप सही से नहीं मार्क करोगे ना तो वो गलत हो जाता है। तो इसका आंसर 32 मीटर स्क्वायर नहीं, इसका आंसर आएगा हमारा 38 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये हमारा आएगा 38 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अभी आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखो MCQ क्वेश्चन है, फटाफट होंगे, 30 सेकंड में होंगे अगर आपको फॉर्मूलास याद है तो। ये सीधा फॉर्मूला का खेल है। मेंसुरेशन जो चैप्टर है, ये पूरा जो केस बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क का, ये पूरा मेंसुरेशन पे बेस्ड है हमारा। मेंसुरेशन यानी एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। तो वो अगर फॉर्मूलाज क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप इजीली क्रैक हो जाएंगे। अब देखो फिर से उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट। तो देखो हमें क्या दिया हुआ था, हमने बेसिकली प्लास्टिक शीट निकाल लिया था, कितना था 38 था हमारा। इसको अब क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर मीटर स्क्वायर 15 रुपीज़ लग रहा है, तो 0 1 8 ज़ा 8 1 3 ज़ा 3 5 8 ज़ा 40 5 3 ज़ा क्या हो गया हमारा 5 3 ज़ा हो गया 15 15 प्लस 4 19, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 17, ये हो गया 570 आ गया 570, यानी मेरा इसका आंसर आ जाएगा 570 रुपीज़। अगर आप लास्ट क्वेश्चन में 32 ले लेते तो फिर आंसर चेंज हो जाता। तो देख लो पांचों क्वेश्चन आपने ये देखे 1 1 मार्क के, काफ़ी इजी, फॉर्मूलाज पता है, क्लियर हो जाएंगे और हमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना। तो बस यही था कि ये जो हमने टोटल आर्किटेक्चर को जो भी टोटल कॉस्ट लग रहा है बनाने में वो हमने कैलकुलेट कर लिया है पूरा, और क्या एरिया था क्या कैसे था वो भी हमने सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट कर लिया है। तो बेसिकली ये 30 मार्क्स का पेपर है, तो जो ओरिजिनल पेपर होगा उसमें MCQ यानी केस बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 आएंगे, लेकिन हमने मिनी पेपर बनाया है तो हमने इसमें सिर्फ एक ही केस बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो ऐसा नहीं कि एक ही पेपर, हम और भी पेपर ऐसे छोटे छोटे निकालते रहेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो अब जो है अब हम 2 मार्कर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलो एक बार अपना ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 मार्कर से स्टार्ट किया है हमने, तो 2 मार्कर क्वेश्चन में क्या आएगा, x+1 x-1 x-2 x+2 = 3, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिख रहा है डायरेक्टली हमको, तो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे अपना। तो क्या करते हैं, पहले LCM करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करा जाता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा जाता है, और इसको ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कर देते हैं x+1 इंटू x+2 प्लस x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यहाँ पे देखो ये क्या था x-1 इंटू x+2। अब कर देते हैं फटाफट सॉल्व, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं क्या आएगा, देखो x² x इंटू x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हो जाएगा ऊपर वाला। यहाँ पे क्या जाएगा, देखो x इंटू एक्स कितना हो गया x² माइनस x माइनस 2x यानी -3x प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स x-1 इंटू x+2। अब सॉल्व कर लेते क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 2x², ये 2x प्लस x और ये -3x, 0 प्लस 2 कितना दे देगा हमको +4 इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा हमारा। देखो x इंटू एक्स क्या हो गया x² प्लस 2x माइनस x यानी प्लस x आएगा और -2 आएगा,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4 इक्वल्स टू 3x² प्लस 3x माइनस 6। अब LHS को RHS के साइड ले जाते हैं तो क्या आएगा, देखो x² प्लस 3x माइनस 6 माइनस 4 इज माइनस 10। 10 है, क्या पता है अपने को, x² प्लस 5x, 5 2 सा 10 होता है ना, फैक्टर्स निकाले 10 के, 5 इंटू 2 10 हुआ, तो 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरा आ जाएगा 0 के इक्वल। अब जब ये 0 के इक्वल आया तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यानी या तो x की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी या तो x की वैल्यू मेरी -5 आ जाएगी। क्या ये ऊपर वाले को सेटिस्फाई करा, रख के देखते हैं। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 - 2 0, यानी 2 - 1 1, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 3 दे रहा, सही है, बिल्कुल सही है। तो बस ऐसे ही करके हम -5 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बस यही बेसिकली हम इसके सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन के। 2 मार्कर में आएगा, क्वाड्रेटिक का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेपर है, बेसिक में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस होते जाएंगे सॉल्व। अब देखो ये कौन से चैप्टर से है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या बोल सकते हो आप सर्कल्स चैप्टर से बेसिकली। तो देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट बी टू अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 1.5 सेंटीमीटर सच दैट एंगल सी बी ए इज 13 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ए बी एंड अ लाइन सी बी। अब देखो क्या करते हैं, बहुत आसान है, मतलब पहले तो डायग्राम बनाना है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक मान के चलो एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने बना लिया है एक सर्कल, ठीक है, कुछ भी सर्कल है विद सेंटर सी, ये सेंटर सी हो गया मेरा। ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट बी टू अ सर्कल, मान के चलो ये कोई बी पॉइंट है मेरा, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट क्या करेगा, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल को टच करता है। तो थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देते हैं इसका, ताकि क्लियरिटी अच्छे से बैठ जाए अपने दिमाग में कि क्या क्या दिया हुआ है। तो कोई भी बी पॉइंट मान के चलो, मैं ये मान लेता हूँ, ये मेरा बी पॉइंट है, यहाँ से मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। इतना पता चल गया, ए बी इज अ टेंजेंट, और ये क्या पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ए भी एक टेंजेंट है जहाँ पे ये कर रहा है, यानी ए क्या सर्कल पे लाई करेगा। ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट बी टू अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस यहाँ से ऐसे होता है, देखो ये रेडियस हो गया मेरा, ये रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, सच डैट एंगल सी बी ए इज 30 डिग्री। अब इसको पहले जोड़ देते हैं ऐसे करके, तो क्या आएगा, ये मेरा, ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ए बी, हमें क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और हमको सी बी की लेंथ फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे यूज़ होगा ही। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी यहाँ पे अच्छे से यूज़ होगा। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। ये मुझे 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मेरे को निकालना है। देखो एक चीज़ बता दूँ, ये जो होता है ये सी बी, ये यहाँ पर राइट एंगल बनाता है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्टली टेंजेंट की प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी हमारी जो ए सी दी हुई है। तो मुझे ए सी पता है, मुझे ए बी और सी बी निकालना है। तो मेरे को क्या पता है, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल ही मान के चलो, देखो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड करके ड्रॉ करता हूँ। तो देखो ये ऐसे करके कुछ ट्राइंगल बना लेते हैं अपने, ये अपना हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा ट्राइंगल हो गया कुछ। ये क्या दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। मुझे क्या पता है, मुझे पता है टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा हमको दिया हुआ 30 डिग्री, टेन थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी हमारा अल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय बेस, डिवाइडेड बाय बेस। अल्टीट्यूड क्या है मेरा, ऑल्टीट्यूड है मेरा ए सी, डिवाइडेड बाय बेस है मेरा ए बी। मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई टेन थर्टी डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी देखो यहाँ से क्या निकलेगा, ए सी मुझे क्या दिया हुआ है 1.5 दे के रखा है, तो 1.5 लिख लेंगे। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1.5 इंटू √3 आ जाएगा। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और वो √3 ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय √3।
तो ये मेरा आ जाएगा, देखो ये मेरा कितना आ जाएगा 2.59 सेंटीमीटर्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ अपना अप्रॉक्सीमेटली 2.6 सेंटीमीटर के आसपास। यानी मेरी जो मेरी ए बी की लेंथ है वो 2.6 सेंटीमीटर मेरी आ चुकी है। अब देखो ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दे के रखा है ना मुझे। अब मेरे को क्या सी बी निकालना है, यानी मुझे हाइपरटेन्यूज चाहिए। कोई भी ट्रायंगल का हाइपरटेन्यूज कैसे निकालेंगे अगर हमको परपेंडिकुलर दिया है तो हम क्या साइन 30 यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा वाला टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है देखो, साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर इन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या हुआ ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या हुआ सी बी। तो ये हो गया मेरा सी बी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू मेरी 1/2 होती है, पता है अपने को। ए सी क्या होता है 1.5 और सी बी हमको निकालना है। तो मेरा सी बी देखो क्या आएगा, सी बी आ जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी मेरा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा सी बी। ठीक है, देखा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डायग्राम बनाया, पता चला हमें ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमने ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगाई टेन थीटा और साइन थीटा वाली, तो बेसिकली हमारा उससे ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 2 मार्क में, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये तो मैं एकदम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है ना, बहुत फास्ट ये आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। डायग्राम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कुछ फ्रेमिंग दी हो तो डायग्राम बना के देख लेना है कैसे बनना है। देखो क्या दिया होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल, द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ। देखो क्या कर सकते हैं, पहले तो टावर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर एक हिल ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो मैं दोनों को स्ट्रेट मानता हूँ, मेरे को ट्राइंगल बनाना है, मैं हिल टावर ऐसे ड्रॉ नहीं कर, डायग्रामेटिकली ड्रॉ नहीं करूँगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल टू द फुट ऑफ टावर इज 60। मतलब मान के चलो कि ये जो मेरा है, ये मेरा हिल है, मान के चलो ये मेरा हिल है। यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये मेरा फुट ऑफ टावर से ये मेरा बना रहा है एलिवेशन, जो यहाँ पे ये मुझे दे रहा है 60 डिग्री। ध्यान से करना, बेस तो बना ही देते हैं कम से कम, क्योंकि दोनों ज़मीन से टच हैं। तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया। अब क्या दिया हुआ है, एंड द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब यहाँ से ये वाली चीज़ ये मुझे दे दी है 30 डिग्री। इसको क्या डॉटेड लाइन में बनाएंगे अपना। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर है, अगर ये 50 मीटर हाई है, ठीक है, देख पा रहे हैं आपने, थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया है कि ये यहाँ से एलिवेशन 60 30। अब मुझे क्या पूछा है, अब मुझे हाइट ऑफ द हिल पूछा है। मुझे ये 50 में क्या एक बार बेस निकालूंगा तो क्या मेरी ये वाली चीज़ मेरे को पता चल जाएगी क्या कि इसका कितना होगा, क्या होगा। तो आइए निकालने का ट्राई करते हैं इसको। देखो कैसे निकालेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ बेसिकली ताकि और क्लियरिटी बैठे। ए बी मान ले, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अपने ए बी सी ट्राइंगल को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी अपने क्या करते हैं, ये ए बी सी ट्राइंगल को देखते हैं या ए सी बी ट्राइंगल को देख लेते हैं, जो भी ट्राइंगल है अपना। अब यहाँ पे मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, मुझे ये क्या दिया परपेंडिकुलर, को बेस चाहिए, बी सी चाहिए। बी सी कैसे निकालूंगा, 10 30 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो 10 30 क्या है मेरा, 10 30 आ जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी मेरा क्या है, ये मेरा बी सी दिया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ए बी है, मुझे क्या बी सी चाहिए। ग्राउंड निकालूंगा तो देखो मैं इसका बेस निकालूंगा तो मैं इसकी भी हाइट निकाल सकता हूँ 10 30 से ही। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, लिख दो 1/√3। ए बी क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, बी सी अपने को पता नहीं है फिलहाल के लिए, बी सी जो निकालना है। तो बी सी मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा बी सी आ जाएगा 50√3 मीटर्स। ये मेरी बी सी की लेंथ आ गई। अब मेरे को ये पता चल गया कि ये मेरा 50√3 मीटर है। अगर मुझे, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल डी बी सी में देख लूँगा। अब देखो डी बी सी जब देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो अपने को एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये मुझे दे के रखा है और मुझे ये वाला निकालना है, सी डी निकालना है। मुझे बी सी दे के रखा सी डी, तो मैं क्या करूँगा फिर से वापस से वही फॉर्मूला 10, इस बार 10 30 नहीं होगा, इस बार क्या होगा 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ऑल्टीट्यूड क्या है मेरा सी डी जो मेरे को निकालना है। यानी मैं कह सकता हूँ हाइट ऑफ द हिल, मैं इसको क्या एच मान लेता हूँ हाइट ऑफ द हिल को, डिवाइडेड बाई बेस मेरा क्या है 50√3। मेरा हाइट क्या आ जाएगा 1060 की वैल्यू होती है मेरा √3
और मेरा जो ये है ये 50√3 है। तो ये हाइट मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, मुझे हाइट यहाँ से सीधा मिल जाएगी 150 मीटर्स। यानी जो मेरी हिल की हाइट है, जो मेरा हिल का हाइट है वो है 150 मीटर्स। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल था, बस खाली बेस निकाल लिया एक बार और उसी के साथ दूसरे की हाइट भी निकाले। तो देखो जनरली अगर आप मार्क की, देखो 2 मार्क के मुताबिक बना है, अगर आप इतना सॉल्व करते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आप इसको भी सॉल्व कर देते हो तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मार्किंग स्कीम रहता है कि 2 पार्ट्स सॉल्व करने थे, 2 पार्ट्स आपने सही सॉल्व किया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे क्वेश्चन में। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, काफ़ी आसान सवाल, मतलब इतना ज़्यादा सोचना नहीं था, खाली आपको बेस निकाल लो और बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन क्लियर। डायग्राम नहीं बन पाएगा तो नहीं कर पाओगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। 2 मार्कर के क्वेश्चन खत्म, मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, तो हमारे अभी तक कितने मार्क्स कवर हो चुके हैं, 6 + 5 11 मार्क्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम 3 मार्क्स पे आ जाते हैं। अब देखो ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 cot A = 4 देन चेक वेदर दिस इज इक्वल और नॉट। अच्छा, पहले अपने स्टैंडर्ड मेथड लगा के देखते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड होता है वो लगा के देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो cot A मुझे क्या दिया हुआ है, 4/3, 4/3। देखो ये चीज़ याद रखनी है, PBP HHB ऐसे करके याद रखना है। या तो अपने को पता होता है साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का अपोजिट कॉस होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। देखो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर मेरे को कॉट 4/3 दिया हुआ है, कॉट मेरे को 4/3 दिया हुआ है, ठीक है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, टेन निकाल लूँगा। टेन मेरा क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसको क्या लिखा जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जाता है। हम ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हर चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल मान के चलेंगे अभी के लिए। तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान लूँगा कुछ भी। अब मेरे को क्या करना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो मैं हमेशा से एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड में बना लूँगा। देखो आराम से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना है। ट्रायंगल बना लिया, मुझे क्या पता है, मुझे परपेंडिकुलर दे दिया 3, मुझे बेस दे दिया 4। पाइथागोरस से ये भी 5 निकल आ जाएगा, पाइथागोरस से 5 निकल आ जाएगा। ये 3 3 9 + 4 4 16, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 5 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। साइन मेरा क्या आ जाएगा, साइन मेरा आ जाएगा, देखो करते आराम आराम से। साइन मेरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। टेन ए आ गया, कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया, कॉट ए आ गया, सब आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सीधा पुट कर देंगे, जो भी हमको कंडीशन दी इसमें पुट कर देते हैं डायरेक्टली। तो 1 - tan² कितना होगा, 1 - tan² यानी 9/16 इंटू 1 + 9/16। तो देखो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं LHS। मैं LHS लिख देता हूँ, पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, 16 - 9 क्या होता है, 7/16 होता है हमारा, और 16 + 9 क्या होता है, 25/16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/25। मेरा LHS आ गया 7/25। अब क्या करते हैं, RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या आ जाएगा, cos² है माइनस sin² है। cos² क्या दिया हुआ है, cos² यानी 16/25 माइनस sin² है 9/25। ये क्या दे देगा मुझे, 16 - 9 इज 7/25। सही है, आ गया। यानी LHS जो है मेरा वो मेरा RHS के इक्वल आ गया, यानी मेरा सही है, ये मेरा सही है। अब देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो हमें 3 cot = 4 दिया था, तो हमें ये मेथड से करना था। अगर कुछ भी ना दिया होता, मेरे को बोले कि इसको प्रूफ करो कि ये दोनों इक्वल है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे भी कर सकता था इसको। 1 - tan², टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन / कॉस लिखा जा सकता है टेन को। तो 1 - sin² डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, cos² डिवाइडेड बाई 1 + sin² अपॉन आ जाता है ये मेरा cos² है। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेते तो क्या आता है, cos² माइनस sin² डिवाइडेड बाई cos² हो गया। अब यहाँ पे क्या था, cos² + sin² क्या होता है 1, sin थीटा प्लस sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1 होता है। आइडेंटिटी है हमारा, आइडेंटिटी है। और ये क्या हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई cos² है। ये cos² से कैसे cos² कट हो जाएगा, तो देखो ये डायरेक्टली यहाँ पे
कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ऐसे ही निकल के आ जा रहा है। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि हमारा सही है। ये मेथड थोड़ी फास्ट थी, ऊपर वाले मेथड तो उसमें मैं इसको सब निकालना, लेकिन हाँ दोनों मतलब कर सकते हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए, आइडेंटिटीज सारी पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाते हैं हमारे। तो एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कुछ दिया है 3 cot इक्वल टू 4 तो ये मेथड लगाओ, अगर कुछ नहीं दिया सिर्फ बोला इसको प्रूव करो तो ये मेथड लगाओ, ठीक है। तो ये भी हमारा एक 3 मार्कर का क्वेश्चन बन जाता है। काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये कुछ आपको वैल्यू दे दी, ट्रिग्नोमेट्री में रख के बता दो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन ही था, स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया, तो स्टैंडर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ तो चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हम क्या मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा हमको निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स आई, एफ आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू आई और एफ आई यू। अब देखो यू आई का यूज़ क्यों करते हैं हम, ताकि हमारा जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा छोटा है, मतलब हमारे वैल्यूज थोड़े छोटे आएँ और हमको फाइनल आंसर मिल सके, ताकि हमारी कैलकुलेशंस कम हो जाए। उसके लिए हम यू आई जनरली यूज़ करते हैं, वरना हम सीधा चाहे तो एफ आई एक्स आई करके भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमें थोड़ा सॉर्टेड अच्छे से वैल्यू चाहिए, तो हमने मतलब एफ आई यू आई का यूज़ कर लेते हैं, तो बेटर हो जाता है चीज़ें। तो आइए पहले तो पूरा हमको ये ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम में 3 मार्कर में क्या रहता है, सारे क्वेश्चन लंबे नहीं होते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स फंसता है समझ लो क्वेश्चन लंबा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भले आपको इसका आंसर पता है, लेकिन इसको पहले सॉल्व नहीं करना है, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना, उसके बाद इसको सॉल्व करना है 3 मार्कर में। आप जब भी ये जिस भी मार्कर में, अगर 2 मार्कर में आ रहा है तो थोड़ा सिंपल आएगा, 3 मार्कर या 5 मार्कर में आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी सारे इसके सॉल्यूशन जो कहते हैं अपना कि काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन जाएगा, तो वो चीज़ें हमें ध्यान रख के ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है साथ साथ में। वरना आप बेस्ट है कि आप पहले सारे क्वेश्चंस कर लो, अगर फिर लग रहा है कि आपके पास फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा रह रहा है तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी तो अगर आप लोगों की स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप साथ साथ में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखो अब हमको क्या दिया हुआ, क्लास दिया हुआ है, तो हम देखो क्लास लिख देते हैं पहले 0 से 10। तो इसका एवरेज क्या हुआ 0, अब हमको एक्स आई निकालना है, तो क्या होगा 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारा 5 एक्स आई की वैल्यू। अब अगला क्या है हमारा 10 से 20 वाला, 10 + 20 कितना होता है 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15। अगला क्या है 20 से 30, 20 से 30 कितना होता है 25, 50/2। फिर आ जाता है 30 से 40, 30 से 40 क्या होता है 30 से 40 होता है हमारा 70, 70/2 35। फिर क्या हो गया 40 से 50, 90, 45, 50 से 60 हमारा 55 हो जाएगा, और 60 से 70 मेरा हो जाएगा 60। तो आगे इसमें देखो क्या करते हैं, हमें हमको एफ आई की वैल्यूज हमको ऑलरेडी दे रखी है 3, 4, 7, 15, 10, 7, 4। अब हमको क्या ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसको ए मान लेंगे। तो 15 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एंड 30 से 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे ए हमारा, ठीक है। अब क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे स्टार्ट 0 से करेंगे तो 0 + 3 3, 3 + 4 कितना होता है 7 होता है, 7 + 7 कितना होता है 14, 14 + 15 29, 29 + 10 हो जाएगा हमारा 39, 39 + 7 हो जाएगा हमारा 46, और 46 + 4 हो जाएगा मेरा 50। अच्छा जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आ रहा है ना, वही मेरा समेशन ऑफ एफ आई भी हो जाएगा। समझ लो आप एक चीज़, समेशन ऑफ एफ आई भी मेरा ये वैल्यू मेरी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ओवरऑल सम ही तो कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये हमारा ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होता है, ये हम मीडियन में यूज़ करेंगे, मीडियन में और मॉड में हमको यूज़ लगेगा इसका, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकाल रहे हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, यू आई की वैल्यू निकाली। यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच क्या, देखो एच दोनों के बीच का गैप है, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 60 में गैप कितना है 10 10 का है, तो एच हमारा 10 होगा। एच हमारा 10 होगा तो यू आई क्या हो गया एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई क्या है 5, 5 माइनस ए, 5 माइनस 35 इज -30, -30/10 इज -3, इसका -3 एक बार पता चल गया तो इसका पता चलेगा -2, -1 0, और बेसिकली इसका उल्टा विद पॉजिटिव साइन 1 2 एंड 3। अब क्या एफ आई इंटू यू है, तो 3 × -6 -9, -8, -7 0 10 14 12। अब ये हो जाएगा मेरा समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या होगा मेरा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई हो जाएगा मेरा, देखो 8 7 15, 15 + 9 24, 10 + 14 24, कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 12, तो
12 आ जाएगा मेरा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब हमने सारा डेटा निकाल लिया यहाँ से। अब हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले मीन चाहिए। तो मीन हम देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान रखने, बस इसमें 3 ही फॉर्मूलाज हैं जनरली मीन मीडियन मॉड के, वही हमें ध्यान रखना है ग्राफ के लिए। हमें वही चीज़ें बेसिकली ग्राफ के लिए ध्यान रखना। तो वो क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू हमारा एच, ये होगा। तो मीन क्या दिया हुआ, ए क्या दिया हुआ, ए मेरा 30, ए मेरा क्या आया, ए मेरे को 35 दिया हुआ है, तो मैं क्या ए की वैल्यू 35 रख दूंगा, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई 12 बाई मेरा समेशन ऑफ एफ आई 50 इंटू मेरा एच, एच कितना है, एच है मेरा 10। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा 35 प्लस 2.4 और ये मुझे दे देगा आंसर 37.4। तो ये आ जाएगा मेरा मीन। ठीक है, ग्राफ बना लिया। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमको, ये मीन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ये मेरा हो गया मीन। अब मैं क्या करूँगा, मीडियन निकालूंगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब देखो एल हमारा क्या है, देखो मॉडल क्लास 30 से 40 स्टार्ट, तो उसका जो स्टार्टिंग जिससे हो रहा है वो एल है 30। एन क्या है हमारा, एन हमारा क्या है, एन मेरा समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई वो क्या था 50 था। टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने फास्ट में लास्ट में निकाला, तो उसका एन कितना है 50 आया हमारा। तो एन आ गया। मेरे को सी, सी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो जो नंबर दिया उसका, देखो यहाँ पे हमको इसका निकालना है, ठीक, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, लेकिन हमको ये नहीं लेना है, हमको ये वाला टर्म लेना है, हमको 14 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मीडियन में अपना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। और मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ वहाँ की एफ भी, मेरे को एफ की भी वैल्यू लिखी होगी वहाँ पे, क्या है मेरा एफ की वैल्यू, वहाँ की फ्रीक्वेंसी 15 है, मैं 15 ले लूँगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी क्या है, वो हमें ध्यान रखना है कि वो ऊपर वाली लेनी, नीचे वाली नहीं लेनी है। तो ये यहाँ पे देखो मीडियन में यूज़ होता है, तो इसके लिए हम निकालते हैं। ये 15, ये 50, ये सी 14, एल 30। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। तो सी क्या है मेरा 30 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 यानी 25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 15 मुझे दे रखी है, इंटू मेरा एच तो अपने को पता है 10 है। तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 11 बाई 15 इंटू 10। ये हो जाएगा मेरा 30 प्लस, देखो ये 5 3 ज़ा 15, ये 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 22/3। ये मुझे दे देगा 30 प्लस 3 7 ज़ा 21 से जाता रहेगा, तो ये मुझे दे देगा आंसर 37.3। तो मेरा मीडियन की वैल्यू आ जाएगा 37.3। तो ये मेरा मीडियन हो गया। अब क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड के लिए एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये याद रखना है। एच क्या है मेरा 10 है, एच मेरा 10 है। एल क्या है 30, एल 30 मॉडल क्लास का जो स्टार्टिंग होता है 30 से 40 वो एल होता है, तो हमने एल ले लिया 30 प्लस F1 माइनस F0। अब देखो F1 क्या है, F1 तो 15 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। F0 क्या है, इसके पहले की वैल्यू, यहाँ इसकी पहले की वैल्यू देखो, ये F0 हो जाएगा मेरा, ये मेरा F1 हो जाएगा। और जो F2 क्या है, F1 के नेक्स्ट वैल्यू, F1 के नेक्स्ट वैल्यू क्या है 10, तो ये F2 मेरा 10 हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, F1 की मेरी क्या वैल्यू है 15 है, 15 माइनस F0 की वैल्यू मेरी क्या है 7 है, तो मैं 7 लिख दूँगा। 2F1 क्या है, 2F1 यानी 30 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मेरा आ जाएगा 10। ये पूरा ब्रैकेट में एक साथ लिख देते हैं। तो ये देखो ये मेरा क्या आ जाएगा 30 प्लस 15 माइनस 7 8, 30 माइनस 17 क्या देगा मुझे 13 देगा इंटू 10। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 30 प्लस 6.15, तो ये मेरा दे देगा 36.15। तो ये यहाँ से आ जाएगा मेरा मॉड। मेरा ये देखो लंबा था क्वेश्चन, लंबा था, अच्छा खासा टाइम लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, सॉल्व भी करूँगा तो भी एटलीस्ट इतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको एक बार पैटर्न पता चल गया तो जल्दी जल्दी ग्राफ बनाओ। मीन मीडियन मॉड के फॉर्मूला अगर आपको एकदम परफेक्ट याद है तो यूज़ करो उनको, और मीन मीडियन मॉड आप तीनों निकाल सकते हो एक ही बार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली सिंपल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, सिर्फ फॉर्मूला से याद होने चाहिए मीन मीडियन और मॉड के।
और हमें पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव क्या होता है, एफ आई क्या होता है, वो सब हमें ध्यान में होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का 3 मार्क का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी से बने। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, बॉक्स में 90 डिस्क है, 1 to 90 तक नंबर किया हुआ है। इफ़ वन डिस्क ड्रॉन एट अ रैंडम, कोई भी हम डिस्क उठा रहे हैं बॉक्स से रैंडम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 डिजिट नंबर बताना है, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या होगी, और नंबर डिविजिबल बाई 5 की क्या होगी। देखो पहले कैसे करेंगे, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 11 2 डिजिट है, 12 2 डिजिट है, ठीक है। तो ये टोटल कितने तक जाएगा, हमें टोटल बताना है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 से 90 के बीच की वैल्यू बतानी है, यानी 90 तक तो 2 डिजिट नंबर ही होगा ये। अब हमको ये बताना है कि ये टोटल टर्म्स कितने हैं, ये टोटल टर्म्स कितने हैं। वैसे तो मैं सम करता जाऊँगा 10 + 11 + 12 प्लस जो भी है, मेरा तो काफ़ी ज़्यादा वो वेस्टेज होगा। तो एक बार ए पी से बताता हूँ, एक बार डायरेक्टली बताता हूँ कि डायरेक्टली कैसे निकलेगा। तो पहले ए पी से करते हैं एक बार। तो देखो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, लेकिन मेरे को लास्ट टर्म पता है 90, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या है, ए 10 प्लस एन निकालना है, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 1 का। 90 इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस वन। तो ये क्या है, देखो 90 इक्वल्स टू 9 प्लस एन, तो एन मेरा आ जाएगा 81। अच्छा ये तो ए पी करके निकाल लिया, इस केस में बन गया। ये थोड़ा लंबा, इसी और इजी मेथड ये होता कि हमको पता है 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट होते हैं। तो टोटल के नंबर्स कितने, 90, उसमें से 9 नंबर्स माइनस कर देते 81, तो ऐसे भी आ गया। तो जो 2 डिजिट टोटल नंबर है वो 81 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर यहाँ पे लिख दो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर हमारा कितना होगा, टोटल कितने 2 डिजिट नंबर है, 81 है 2 डिजिट नंबर, और टोटल नंबर कितने 90, 9 से कट हो जाएगा, 9 9 से 81, 9/10, यानी 0.9 प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना, अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो गलत है, और अगर 0 से कम आ रहा है तो भी गलत है। 0 से 1 के बीच में आपका आंसर आएगा। 0 भी रेयरली आता है, आंसर जनरली नहीं आता है 0 आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमको। तो ये हमारा हो जाएगा 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.9, हो गया पहला वाला। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो भी है जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का नहीं होता है, 3 का नहीं होता है। 2 का आप अंडर रूट करोगे क्या परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं। 3 का अंडर रूट करोगे परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 का अंडर रूट किया 2 आया, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, यानी 4 हुआ, 9 होगा। ऐसे कर लो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100। 100 ले नहीं सकते क्योंकि 1 से 90 के बीच में लेना है। तो टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है टोटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी सबसे इजी चैप्टर है पूरे मैथमेटिक्स में, इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेट करके बस फ्रैक्शन निकाल लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो टोटल मेरे 9 नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं 90 है, तो बस 90 लिख दो। नीचे आंख बंद करके 90 लिखना है, ऊपर जो हमने काउंट किया वो लिखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये आ जाएगा 1/10, ये मुझे दे देगा 0.1। क्लियर है ये क्वेश्चन भी हमको धीरे से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ईजी था, हो गया हमारा। अब थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 90 भी डिविजिबल होगा ही होगा। यहाँ पे एपी लगाओ, नंबर मत गिनो, यहाँ पे एपी बन सकता है। तो 90 लास्ट नंबर पता है अपने को, 5 से डिविजिबल होगा। ए क्या है, ए प्लस एन, एन माइनस वन, इंटू डिफरेंस भी 5 का होगा। तो 90 इक्वल्स टू 5 प्लस 5n माइनस 5। तो क्या हुआ, देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, एन आ जाएगा मेरा 90/5। 5 1 ज़ा 5, 5 यानी 18 टोटल नंबर है, यानी 18 नंबर हैं टोटल। हो गया क्लियर, 18 नंबर है, यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर जो है हमारा डिविजिबल बाय 5 होने का,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 से मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर्स कितने 18 और टोटल कितने 1 to 90 नंबर्स के 90 नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालो 1/5, 1/5 क्या होता है 0.2, 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सबसे इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। अगर ज़्यादा बड़े टर्म्स आ रहे हैं तो उसका एपी से उसका निकालो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने टोटल, और उसको बस फ्रैक्शन कर दो अपने टोटल नंबर ऑफ जो भी हमको दिया हुआ डिस्क दिया तो डिस्क से, या जो भी हमें वैल्यू दी रहती है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया 3 मार्कर, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बढ़ते हैं हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज़ हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और अच्छे खासे कैलकुलेटिव भी समय है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, कैलकुलेटिव भी आपके लिए। तो ये एक परफेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का पेपर, स्टैंडर्ड लेवल के पेपर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। हाई चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आने का, कोई कह नहीं सकते कि नहीं आएगा। इसमें बेसिकली 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, लेकिन मेनली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर चैप्टर वाइज कंपेयर करो तो एपी का क्वेश्चन है, ये एपी का 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक भी पूरा यूज़ हो रहा है। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपी 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, ठीक है, मतलब A3 + A7 मुझे क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ A7 को मैं निकाल लेता हूँ 6 - A3। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को A7 पता है, अब मेरे को क्या था दोनों का प्रोडक्ट, यानी A3 × A7 मुझे दे दिया है 8, तो मैं क्या करूँगा, मैं A3 × A7 × A7, और इसमें 2 केसेस बनते हैं, ऐसा नहीं कि एक केस ही बनता है, 2 केसेस बनते हैं, लेकिन जनरली अपने एक केस को ही मान के चलेंगे, दूसरा केस भी आपको लिखना तो आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 - A3 = 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 6 × A3 क्या हो गया 6A3 - A3 का स्क्वायर, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक यूज़ हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा = 8। अब क्या करेंगे, सबको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो A3 का स्क्वायर -8, ये +8 ही रहेगा, अपने RHS साइड शिफ्ट किया -6A3 = 0। अब क्या कर सकते हैं, A3 स्क्वायर -4 है -2A3, रुको A3 लिख दो भैया, +8 = 0। अब क्या करेंगे, A3 निकाल लेंगे, यहाँ से A3 आ जाएगा, A3 × A3 -4 -2 × A3 -4 = 0। A3 क्या आ जाएगा 4, A3 आ जाएगा 4, या A3 आ जाएगा 2। यानी देखो इसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो मैं इंक्रीजिंग एपी बना सकता हूँ, या तो मैं डिक्रीजिंग एपी बना सकता हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों सही है, मतलब कोई गलत नहीं। यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप इंक्रीजिंग एपी या इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग एपी आपको नहीं बनानी है। मेनली टर्म है तो मैं क्या करता हूँ, पहले इंक्रीजिंग समझ के चलता हूँ, मैं पहले इंक्रीजिंग एपी बनाता हूँ। इंक्रीजिंग के लिए क्या है, A3 की वैल्यू 2 हम वैलिड मान के चलेंगे। तो अगर A3 मेरा 2 हो गया, तो मेरा A7 क्या हो जाएगा, मेरा A7 हो जाएगा 6 - 2 4 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगा है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लग रहा है, देखो कैसे, A + 2D = 2, A + 6D = 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, A - A0 ये आ जाएगा -4D, ये आ जाएगा -2, D आ जाएगा मेरा 1/2। देखो मैं इंक्रीजिंग वाला केस लूँगा, डिक्रीजिंग वाला आप लोग, मैं इंक्रीजिंग वाला केस ले रहा हूँ, डिक्रीजिंग वाला आप लोग करके कर लेना, ठीक है, मेथड में वो भी इंक्रीजिंग वाला भी मैं अटैच कर दूंगा साथ में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ नहीं होगा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2 आया वहाँ पे -1/2 आएगा, तो बस यही चीज़ डिफरेंस है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो डी मेरा 1/2 आ गया, ठीक है, डी मेरा 1/2 आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, ए भी निकाल लेता हूँ। अपने को ए में पता रहता है ना यार, मतलब ये चीज़ पता है ना कि A n क्या होता है, A + n - 1 × D होता है, ये पता होना चाहिए, ये पता है हमको, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस जो होता है A2 - A1, या कुछ भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस। तो मेरा डी क्या आ गया 1/2, मैं रख देता हूँ अपना किसी भी क्वेश्चन मान के चलो, फर्स्ट इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा A + 2 × 1/2 = 2, तो मेरा ए डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा 1, A1 और D 1/2। अब मेरा हो गया, यानी मेरा 50% क्वेश्चन खत्म। अब मुझे पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी एंड ऑल्सो द 9th एंड 13th टर्म। हमको 9th 13th और सम फाइंड करना है, यानी 3 मार्क का, तो ये हमको ऐसे ही फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं जल्दी से। चलो तो फिर जल्दी से फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, 9th टर्म और 13th टर्म फाइंड करते हैं। ए और डी तो मिल गया हमें,
तो अब देखो क्या करते हैं, पहले नाइन्थ टर्म निकाल लेते हैं। नाइन्थ टर्म क्या आएगा, A9 इक्वल्स टू A प्लस 8 इंटू डी। ए क्या था 1 और हमारा 8 कॉमन डिफरेंस था 1/2 का, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा A9 यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब हमको A13 पूछा है, A13 क्या होगा, A प्लस 12D होगा हमारा। तो ए की वैल्यू क्या है 1 और 12 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 का, तो ये 2 इंटू 6 हमारा कैंसिल होके ये हमको 7 दे देगा, यानी A13 आ गया मेरा 7। अब मेरे को क्या, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1/d होता है सम, तो क्या हो जाएगा 20/2 2a, a की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 प्लस n क्या है 20 माइनस 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अपना 1/2 का। तो ये देखो क्या हो जाएगा 10 इंटू ये क्या होगा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 23/2। एलसीएम लेंगे ना, देखो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे 1 आएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 19 23/2, ये आ गया मेरा 23/2। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 23 इंटू 5 मेरा क्या होता है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 11, तो मेरा जो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स है वो आ जाएगा मेरा 115। ठीक है, डन। हमारा ये 5 मार्क का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार। देखो मतलब अच्छे से किसी की, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप वर्डिंग्स पढ़ो, करते जाओ। मैंने क्या किया, पहले क्वाड्रेटिक लगाया, A3 निकाला, इंक्रीजिंग एपी माना पहले। अब अभी एक केस और होगा डिक्रीजिंग एपी का, उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सब की वैल्यूज भी अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो वो डिक्रीजिंग वाला केस आप लोग करोगे, इंक्रीजिंग वाला मैंने आपको करके दिखा दिया है, और हमारा कॉमन डिफरेंस भी निकल के आ गया, सारी चीज़ें हमारी निकल के आ गई हैं। तो ऐसा नहीं यार, अच्छा खासा लेंदी भी क्वेश्चन है ये, लेकिन बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, अ मोटर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। इन सेम टाइम इट कवर्स अ डिस्टेंस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का, जिसमें हम रिड्यूसेबल मेथड लगाते हैं। जानते हैं रिड्यूसेबल मेथड थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, सेम वही करेंगे। देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो क्या दिया हुआ है, अब मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट मान लेंगे x, डाउन स्ट्रीम क्या मानूंगा, देखो डाउन स्ट्रीम का भी केस अभी लिख देता हूँ मैं। डाउन स्ट्रीम को मैं कंसिडर करूँगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम को मैं कंसिडर कर लूँगा अपना, नहीं आएगा यार, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम मेरा एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है बेसिकली। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अप स्ट्रीम यानी 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस ये क्या है मेरा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यार। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया, आ गया। ठीक है, तो ये एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन 12 अपॉन एक्स माइनस वाई 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 36 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये भी सेम 6 आवर्स। तो ये आ जाएंगे मेरे बेसिकली 2 इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हमेशा की तरह 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v मान लेते हैं। ये माना जाता है, इसको रिड्यूसेबल पेयर कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट में करते हैं उसको। तो वो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखो 16v प्लस 24u इक्वल्स टू 6 एंड 12v प्लस 36u इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर से 2 कॉमन जब मैं निकालूंगा तो 2 कॉमन निकालने पर मेरा क्या आएगा, 8v प्लस 24u, अरे 8v प्लस 2 कॉमन निकाला है तो ये आ जाएगा 12u इक्वल्स टू 3। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 6v प्लस 18u इक्वल्स टू 3। अभी भी कॉमन चीज़ें निकालें, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फ्रैक्शन में नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इजीली एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को, और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48, मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 8 6 ज़ा
48v प्लस 18 एट हो जाएगा मेरा 144u आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व करूँगा तो 48v प्लस 72u इक्वल्स टू 18। सब्ट्रैक्ट, ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 4 माइनस 2 2, 14 माइनस 7 क्या आ जाएगा 7। तो 72u इक्वल्स टू 24 माइनस 18, 14 माइनस 8 6। तो u आ जाएगा मेरा 1/12। आ गया 1/12। 12 6 72 होता है ना। u 1/12 है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दे, और मर्जी अपनी है, पहले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो 8v प्लस 1/12, 1/12 की वजह से ये 1 आ गया, ये 3 आ गया। 8v क्या आ गया मेरा, 8v आ गया मेरा 3 माइनस 1 2, v आ जाएगा मेरा 1/4। अब मैं क्या करूँगा, देखो 1/v को हमने 1/x, v को हमने 1/x माइनस वाई माना है ना। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और एक मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 की। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई 0, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 16। देखो क्या होता है, इसको मैंने 1/x प्लस वाई से, और ये हमारा 1/x माइनस वाई सीधा कंपेयर करा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ से भी आ गया तो 2x इक्वल्स टू 16 ऐड किया है। तो x कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, और y कैसे आएगा, इक्वेशन में पुट कर देंगे। x मेरा क्या आया 8 आ गया, और मेरे को y निकालना इक्वल्स टू 4, तो y मेरा क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो यानी मेरा x की वैल्यू 8 है और मेरा y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये हमारा इसी के साथ ये 30 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आपको अगर और ऐसी सिमिलर तरीके के प्रैक्टिस पेपर करने हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे ये वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम जो भी अपलोड करें आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, सी एंड हैव अ गुड डे।